सभी को नमस्कार। मैं कपिल डांगी, लेक्चरर इन केमिस्ट्री एट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भोड़की, झुंझुनू, राजस्थान। आज का जो अपना टीचिंग का टॉपिक है वो है केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। यह केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 12th क्लास में यह चैप्टर नंबर 4 में है। बीएससी के स्टूडेंट्स, एमएससी के स्टूडेंट्स और बहुत सारे ऐसे कंपटीशन हैं जो साइंस से रिलेटेड हैं, नीट है, आईआईटी वगैरह है, आरपीएससी है, उसमें भी इस टॉपिक से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, इसको अपन कई पार्ट्स में पढ़ेंगे, पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे। तो आज अपन पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स पार्ट फर्स्ट। केमिकल काइनेटिक्स पार्ट फर्स्ट। देखिए, नाम है इसका रासायनिक बलगतिकी। जैसा नाम है उसी नाम से हम इसके अर्थ को जान सकते हैं। रासायनिक शब्द का मतलब है रासायनिक अभिक्रियाओं से, रासायनिक अभिक्रियाएं। और बलगतिकी में देखिएगा एक शब्द है बीच में, गति, जिसका मतलब है अभिक्रिया का वेग या गति या दर। अभिक्रिया वेग बोल सकते हैं, अभिक्रिया गति कह सकते हैं, या अभिक्रिया की दर भी कह सकते हैं। तो इसको अपन कैसे परिभाषित करेंगे? रसायन विज्ञान, या फिर यूं कह सकते हैं भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग, उनको प्रभावित करने वाले कारक और अभिक्रिया की क्रिया विधि का अध्ययन करते हैं, उसे रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। अब देखिएगा, यहां पर अपन बात करते हैं वेग, गति या दर क्या होता है। वेग या गति या दर, देखिए तीन शब्द हैं। अगर अपन डिटेल में जाएं, जैसे वेग और गति, इसकी अगर अपन बात करें तो वेग क्या होता है? एक सदिश राशि होता है जिसकी दिशा का अपने को ज्ञान होता है। गति है वो क्या होता है? एक अदिश राशि होता है, इसकी दिशा का ज्ञान नहीं होता है। लेकिन ये चीज अपन फिजिक्स में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में ये तीनों ही शब्दों का एक समान ही अर्थ माना जाएगा। अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया गति या अभिक्रिया दर, तीनों का एक ही अर्थ है, समान अर्थ है। होता क्या है देखिएगा, जैसे मैं यूं लिख दूं एक सामान्य अभिक्रिया जिसमें कोई अभिकारक R अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? उत्पाद P बना रहा है। यह है अभिकारक, अभिकारक, और यह है उत्पाद। जैसे किसी गाड़ी के लिए अपन वेग गति की बात कर रहे हैं, तो जैसे बोले 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका क्या मतलब है कि गाड़ी के द्वारा 1 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय की गई। और उसको निकालते कैसे हैं कि गाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी और बटा उस दूरी को तय करने में लगा समय, ऐसे निकालते हैं गाड़ी की गति को। तो अभिक्रिया के वेग को देखिए अपन कैसे निकालेंगे। जैसे अभिक्रिया के वेग को पहले परिभाषित करें कि इकाई समय में अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों या अभिक्रिया में बनने वाले उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन को ही अभिक्रिया वेग कहते हैं। इकाई समय में अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन को अभिक्रिया वेग कहते हैं। लिखते कैसे हैं देखिएगा, अभिकारक के सापेक्ष अभिक्रिया वेग और उत्पाद के सापेक्ष अभिक्रिया वेग, दोनों को अपन लिखते हैं। सबसे पहले अभिकारक के सापेक्ष, अभिकारक के सापेक्ष वेग क्या हो जाएगा? वेग बराबर अभिकारक की सांद्रता में कमी, सांद्रता में कमी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे अभिक्रिया होगी वैसे वैसे अभिकारक की सांद्रता में कमी आएगी।
बटा कमी में लगा समय। यहां पर अभिकारक की सांद्रता में कमी, अभिकारक को आर के द्वारा दर्शा रहे हैं, तो मैं लिख देता हूं डेल आर बटा डेल टी। तो ये हो गया वेग। दूसरा देखिए उत्पाद के सापेक्ष, उत्पाद के सापेक्ष जो वेग है उसको लिख सकते हैं उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि बटा वृद्धि में लगा समय। और इसको मैं लिख सकता हूं डेल पी बटा डेल टी। क्यों? क्योंकि उत्पाद को अपने पी के रूप में दर्शाया है। देखिएगा यहां पर ये वेग है अभिकारक के सापेक्ष, ये वेग है उत्पाद के सापेक्ष। अपन जानते हैं कि जैसे जैसे अभिक्रिया होगी वैसे वैसे समय के साथ अभिकारक की सांद्रता में कमी आती चली जाती है और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती चली जाती है। इस कमी को और वृद्धि को दर्शाने के लिए कुछ चिन्ह अपन काम में लेते हैं। अभिकारक के सापेक्ष अगर वेग लिखेंगे तो यहां पर ऋणात्मक चिन्ह आएगा। उत्पाद के सापेक्ष अगर वेग लिख रहे हैं तो यहां पर धनात्मक चिन्ह आता है। इसका ये मतलब नहीं है कि इस ऋणात्मक मान आ गया तो शून्य से कम हो गया, धनात्मक आ गया तो ये शून्य से ज्यादा हो गया, इसका ये मतलब नहीं है। ऋणात्मक चिन्ह का एक ही मतलब है कि समय के साथ अभिकारक की सांद्रता में कमी आ रही है। धनात्मक चिन्ह का मतलब है कि समय के साथ उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि हो रही है। दो प्रकार से लिख दिया अपन ने। इन दोनों को सम्मिलित करके इस पूरे समीकरण के लिए अपन एक वेग समीकरण भी लिख सकते हैं। और उसको कैसे लिखेंगे देखिएगा, अभिक्रिया के सापेक्ष, अभिक्रिया के सापेक्ष देखिएगा वेग क्या हो जाएगा, अभिक्रिया के घटकों की सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। अभिक्रिया के घटकों की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। अब घटक अभिकारक भी हो सकता है या उत्पाद भी हो सकता है, तो मैं यहां घटक के रूप में लिख देता हूं x, तो डेल x बटा डेल t। और चूंकि अपन अभिक्रिया के घटक की बात कर रहे हैं तो इसमें अभिकारक भी हो सकता है, उत्पाद भी हो सकता है, तो यहां पे प्लस माइनस काम में लेंगे। अगर ये वेग अभिकारक के सापेक्ष होगा तो ऋणात्मक चिन्ह आ जाएगा, और अगर उत्पाद के सापेक्ष है तो यहां पर ये धनात्मक चिन्ह आ जाता है। तो ये देखिए वेग हो गया, वेग बराबर प्लस माइनस डेल एक्स बटा डेल टी। अब यहां देखिए क्या चीज है, डेल एक्स है अभिक्रिया में भाग लेने वाले विभिन्न घटकों की सांद्रता में कुल परिवर्तन, ये कुल परिवर्तन है, और डेल टी क्या है, उस कुल परिवर्तन में लगा समय। अब अपन जानते हैं कि कोई भी अभिक्रिया का जो वेग है वह अभिकारकों की सांद्रताओं पर निर्भर करता है। अपन ने 11th में भी पढ़ा है और पिछले वीडियोज में भी देखा है कि अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। समय के साथ अभिकारकों की सांद्रता बदलती है तो अभिक्रिया का वेग भी परिवर्तित होता है। तो ये जो वेग है ये पूरी अभिक्रिया में एक समान नहीं रह पाता है। तो यहां पर जो कुल सांद्रता में परिवर्तन बटा कुल लगा समय आया है, यह अभिक्रिया का औसत वेग होता है। सभी जो वेग हैं
हैं उन सब शुरू से लेकर अंत तक सभी वेग हैं उनका औसत है। तो ये वेग कौन सा हो गया? औसत वेग, अभिक्रिया का औसत वेग इसको कहते हैं। तो इस तरह से देखिए औसत वेग को अपन परिभाषित कर सकते हैं। अब यहां पर अगर मान लो अपन चाहते हैं कि औसत वेग की जगह अगर अभिक्रिया के दौरान किसी क्षण वेग की गणना करनी हो, जैसे अभिक्रिया शुरू हुई 10 बजे और 10 बजे से लेकर 12 बजे तक अभिक्रिया का अपन अध्ययन कर रहे हैं, तो ये तो कुल अभिक्रिया हो गई। लेकिन यूं अपन चाहते हैं कि 10:05 से लेके 10:05 तक क्या वेग रहा, मतलब छोटे से क्षण में क्या वेग रहा, तो उसके लिए वेग को क्या कहेंगे? उस वेग को कहते हैं ताक्षणिक वेग। अभिक्रिया में छोटे से क्षण एक निश्चित समय पर वेग को ताक्षणिक वेग कहा जाता है। उसको देखिए कैसे लिखेंगे? ताक्षणिक वेग बराबर प्लस माइनस डेल एक्स बटा डेल टी। यहां पर डेल टी क्या है? टेंस टू 0, वो छोटा है, समय अंतराल है वो छोटा सा लेते हैं, लगभग शून्य के पास आसपास का मान लेते हैं, तो क्या हो जाता है? प्लस माइनस dx बटा dt, ये मान प्राप्त हो जाता है। यहां पर जो d है वो क्या बताता है? अनंत सूक्ष्म परिवर्तन को बताता है। dx है वो सांद्रता में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन को दर्शाता है, dt क्या है? समय में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन को दर्शाता है। और प्लस माइनस आपको पता ही है, उत्पाद के सापेक्ष प्लस और अभिकारक के सापेक्ष यहाँ पर माइनस अपन ज्ञात करते हैं या लिखते हैं। तो ये जो dx बटा dt के रूप में जो अभिक्रिया वेग लिखा जाता है, ये कौन सा वेग है? ताक्षणिक वेग है। सामान्यतया अपन dx बटा dt या ताक्षणिक वेग को ही काम में लेते हैं। तो ये है ताक्षणिक वेग। एक होता है प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग क्या होता है? अभिक्रिया के बिल्कुल प्रारंभ में जब अभिक्रिया शुरू होती है t बराबर 0 पर, आपने अभिकारक लिया, उत्पाद बना ही नहीं, उस समय जो अभिक्रिया का वेग है उसे क्या कहते हैं? प्रारंभिक वेग कहते हैं। अब देखिएगा, ये ताक्षणिक वेग है, प्रारंभिक वेग है, इनकी गणनाएं कैसे करते हैं और वेग की इकाई क्या होती है उसको भी पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं वेग की इकाई। इकाई निकालने के लिए पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। वेग बराबर dx बटा dt, ताक्षणिक वेग के रूप में लिख रहे हैं। अब इसमें दो राशियां हैं, ऊपर है सांद्रता, नीचे समय। सांद्रता को मोल प्रति लीटर में लिया जाता है, मोल प्रति लीटर बटा समय, तो क्या हो गया? सेकेंड इनवर्स। ऊपर अगर ले जाएंगे इसको तो क्या हो गया? सेकेंड इनवर्स। तो वेग की इकाई क्या हो जाती है? मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। तो यह वेग की इकाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। अब अपन ये देखते हैं कि किसी अभिक्रिया के वेग की गणना कैसे करते हैं। इसके लिए इसका एक आरेखीय प्रस्तुतिकरण देखते हैं। वो आरेख अपन देखते हैं सांद्रता और समय के बीच, सांद्रता वर्सेस समय, और वो आरेख कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है। इधर सांद्रता और यहां ले रहा हूं मैं समय। देखिएगा, अगर अभिकारक के सापेक्ष आप ये आरेख प्राप्त करते हैं तो अपन जानते हैं t बराबर 0 पर यहां पर अभिकारक की सांद्रता मान लेते हैं इतनी है, और समय के साथ
इसकी सांद्रता में कमी आती है। तो ये आरेख किसके सापेक्ष हो गया? अभिकारकों के सापेक्ष हो गया, अभिकारक के सापेक्ष। अगर उत्पाद के सापेक्ष इस आरेख की बात करें तो t बराबर 0 पर उत्पाद तो था ही नहीं, तो 0 से शुरू होगा और समय के साथ उसकी सांद्रता में वृद्धि होती है। तो ये हो गया उत्पाद के सापेक्ष। तो सांद्रता और समय के बीच में अगर हम आरेख की बात करें तो अभिकारक के सापेक्ष ऋणात्मक ढाल वाला और उत्पाद के सापेक्ष धनात्मक ढाल वाला इस तरह का आरेख प्राप्त होता है। अभिक्रिया वेग की गणना सांद्रता और समय के मध्य खींचे गए आरेख के ढाल से ज्ञात करते हैं। देखिए कैसे, एक बार फिर आरेख बना रहा हूं। इधर सांद्रता और यहां समय। अभिकारक के सापेक्ष जो आरेख है वो कुछ इस तरह से है, ऋणात्मक ढाल वाला है। इसका जो ढाल है वो tan थीटा की सहायता से ज्ञात करते हैं। जो ढाल है उसका मान किससे आएगा? tan थीटा। देखिए कैसे, इस आरेख पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं जिसको टेंजेंट कहते हैं, स्पर्श रेखा, और इस पर इस तरह से त्रिभुज बना देते हैं। छोटा सा त्रिभुज है जिसका लंब इधर सांद्रता में परिवर्तन को दर्शाता है और इसका जो आधार है वो समय में परिवर्तन को दर्शाता है। तो ये तो हो गया dx और ये हो गया यहां पे dt। आप जानते हैं tan थीटा क्या होता है? लंब बटा आधार, और इस त्रिभुज के लिए ये हो गया dx बटा dt। चूंकि ऋणात्मक ढाल वाला आरेख है तो यहां पे क्या आ जाएगा? माइनस। तो अभिकारकों के सापेक्ष ये जो सांद्रता और समय के मध्य खींचा गया आरेख है, इसके तो ये अभिकारकों के सापेक्ष सांद्रता और समय के मध्य खींचा गया आरेख है। इसके ढाल से अभिक्रिया वेग की गणना कर सकते हैं। वैसे ही उत्पाद के सापेक्ष भी कर सकते हैं। उत्पाद के लिए आरेख कैसा आएगा? इधर सांद्रता और इधर क्या है? समय। तो उत्पाद के सापेक्ष धनात्मक ढाल वाला आरेख इस प्रकार से प्राप्त होता है। इसके ऊपर भी एक स्पर्श रेखा खींचते हैं और इस तरह से एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। इसका जो लंब है वो dx के बराबर और इसका जो आधार है वो dt के बराबर है। तो वेग क्या हो जाएगा? वेग बराबर tan थीटा, मतलब ढाल के बराबर, मतलब लंब बटा आधार, और जिसको आप लिख सकते हैं dx बटा dt। चूंकि ये उत्पाद के सापेक्ष है इसलिए यहां पर क्या आएगा? प्लस आ जाता है। समय के साथ उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि हो रही है तो यहाँ पे प्लस आ जाता है। तो देखिएगा ये आरेख है, सांद्रता आरेख, इनके ढाल की सहायता से अभिक्रिया वेग की गणना कर सकते हैं। यह अभिक्रिया वेग कौन सा है? ताक्षणिक अभिक्रिया वेग है। सांद्रता में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन लिया और उस अनंत सूक्ष्म परिवर्तन में लगा समय अपन काम में लेते हैं। अब देखिएगा प्रारंभिक वेग की अपन ने बात करी तो प्रारंभिक वेग में क्या है? यही स्पर्श रेखा कहां पे खींचेंगे? t बराबर 0 पर। यहां पर ये रेखा खींच दी जाती है t बराबर 0 पर। ये जो टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है, इसका जो ढाल आएगा वो ढाल किसके बराबर होगा? प्रारंभिक वेग के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से औसत वेग, ताक्षणिक वेग और प्रारंभिक वेग हैं उनको लिख सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं। अब देखिए रसायन विज्ञान में या फिर अपन विभिन्न प्रयोग करते हैं, डेली लाइफ में भी देखते हैं, कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो तुरंत हो जाती हैं, कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनको होने में बहुत ज्यादा समय लगता है, कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो ज्यादा समय भी नहीं लेती हैं
और तुरंत भी नहीं हो पाती है। ये सब निर्भर किस पे करता है, ये देखिएगा। सबसे पहले अपन देखें रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारकों में उपस्थित कुछ बंध टूटते हैं और विभिन्न पुनर्विन्यास के द्वारा या फिर और गतिविधियों के द्वारा नए बंधों का निर्माण होता है और उत्पाद बनते हैं। तो अगर किसी अभिक्रिया में टूटने वाले बंध आसानी से टूट जाएं और बनने वाले बंध आसानी से बन जाए तो अभिक्रिया तुरंत हो जाएगी। और अगर किसी अभिक्रिया में टूटने वाले बंध मुश्किल से टूटे और बनने वाले बंध आसानी से नहीं बने तो अभिक्रिया लंबे समय तक चलती है। जैसे कुछ उदाहरण ले लेते हैं। क्षणिक समय में ही होने वाली जो अभिक्रिया जो तुरंत हो जाती है, जैसे NaOH प्लस HCl, NaCl प्लस H2O, अम्ल क्षार उदासीनीकरण अभिक्रियाएं तुरंत हो जाती हैं। आयनिक यौगिकों के मध्य होने वाली अभिक्रियाएं जैसे AgNO3 प्लस NaCl, क्या बनेगा? AgCl प्लस NaNO3। ये अभिक्रियाएं तुरंत हो जाती है, जो अभिकारकों को मिलाया उत्पाद प्राप्त हो जाता है। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनको संपन्न होने में बहुत ज्यादा समय लगता है, जैसे लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगने एक बहुत धीमी प्रक्रिया है। जैसे H2 और O2 के मध्य अभिक्रिया होगी, H2 का निर्माण होना, यह भी बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है। तो ये बहुत ही धीमी अभिक्रियाएं हैं। और कुछ अभिक्रियाएं हैं जो न तो तेज होती है ना ही धीमी होती है, एक औसत सा ही समय लगता है। जैसे एस्टर का जल अपघटन CH3COO C2H5 प्लस H2O से बना CH3COOH प्लस C2H5OH। एस्टर का जल अपघटन इक्षु शर्करा का प्रतिबंध, इक्षु शर्करा मतलब किसे कहते हैं? इक्षु शर्करा, सुक्रोज को। तो C12H22O11 प्लस H2O क्या बना? C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये है ग्लूकोज, ये है फ्रक्टोज, ये है सुक्रोज। ये अभिक्रियाएं भी ना तो धीमी है ना बहुत ज्यादा तीव्र है, औसत समय इनमें लगता है। तो ये अपन ने कुछ उदाहरण लिए हैं अभिक्रियाओं के जिनमें वेग ज्यादा है या कम है, अभिक्रियाएं संपन्न होने में कितना समय लेती हैं। अब देखिएगा, अब तक जो अपन वेग की बात कर रहे थे वो कुछ परिभाषाओं के आधार पर या समीकरणों के आधार पर अपन उनकी बातें कर रहे थे। अब अपन देखिएगा कि जो अभिक्रिया का वेग है वो अभिकारकों के सापेक्ष कैसे लिखते हैं, उत्पाद के सापेक्ष कैसे लिखते हैं, या विभिन्न घटक हैं उनके सापेक्ष कैसे लिखे जाते हैं, उसके लिए अपन कुछ उदाहरण ले लेते हैं। तो देखिए अपन हेडिंग डाल रहे हैं, अभिक्रिया वेग को प्रदर्शित करने का तरीका, विभिन्न घटकों के सापेक्ष प्रदर्शित करने का तरीका। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे PCl5 के विघटन से PCl3 प्लस Cl2 का निर्माण होता है। PCl5 अभिकारक है, PCl3 और Cl2 है वो उत्पाद है। देखिएगा कैसे बनेंगे। अगर मैं अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सापेक्ष लिखूं तो समय के साथ इसकी सांद्रता में कमी आ रही है, तो d PCl5 बटा dt, यहां माइनस आ जाएगा। d PCl5 की सांद्रता में कमी, dt उस कमी में लगा समय। अगर उत्पाद के सापेक्ष लिखूं, जैसे PCl3 के सापेक्ष लिखूं, तो प्लस d PCl3 बटा dt, और अगर Cl2 के सापेक्ष वेग लिखूं तो ये आ जाएगा वेग बराबर प्लस d Cl2 बटा
dt। तो देखिए जो विभिन्न घटक हैं अभिक्रिया में, अभिकारक हैं, उत्पाद हैं, उनमें प्रत्येक घटक के सापेक्ष आप वेग को लिख सकते हैं। अभिकारक के लिए यहाँ माइनस और उत्पाद के लिए देखिए यहाँ पे प्लस काम में लिया जाता है, अलग अलग लिख दिया। और एग्जांपल ले अपन, जैसे देखिएगा अमोनिया के विघटन की अगर अपन बात करें, जैसे देखिएगा अमोनिया का विघटन NH3 से क्या बना N2 प्लस 3H2, यह है अमोनिया का विघटन। इस विघटन वाली अभिक्रिया में तीन घटक हैं, अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तीनों के सापेक्ष अगर अपन वेग पृथक पृथक रूप से लिखें, वेग अमोनिया के सापेक्ष लिखें तो माइनस DNH3 बटा dt। माइनस क्यों आया? अभिकारक है, समय के साथ सांद्रता में कमी आएगी। N2 के सापेक्ष वेग को लिखें नाइट्रोजन के सापेक्ष तो प्लस dN2 बटा dt, और अगर हाइड्रोजन के सापेक्ष लिखें तो हो गया प्लस dH2 बटा dt। तीनों के लिए पृथक पृथक वेग लिख दिया। ये वेग क्या है? अमोनिया के विघटन की दर है, अमोनिया का विघटन हो रहा है। ये वेग क्या है? नाइट्रोजन के निर्माण की दर है, नाइट्रोजन बन रहा है। ये है हाइड्रोजन के निर्माण की दर, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बन रहा है। अब अगर इन तीनों वेगों की आपस में तुलना करें तो देखिए क्या आएगा। सबसे पहले तुलना करें अमोनिया की और नाइट्रोजन की। जितने समय में अमोनिया के दो अणु विघटित हो रहे हैं, उतने समय में N2 का एक ही अणु बन रहा है। इसका मतलब अमोनिया के विघटन की दर नाइट्रोजन गैस के निर्माण की दर से दुगनी है। अमोनिया के दो अणु क्रिया कर रहे हैं, उतने में नाइट्रोजन का एक ही अणु बन रहा है। तो अमोनिया के विघटन की दर नाइट्रोजन गैस के निर्माण की दर से दुगनी है। तो अगर इन दोनों की तुलना करके आप बराबर लिखना चाहें तो अमोनिया के विघटन की दर में अगर 2 का भाग दे दूं तो नाइट्रोजन के निर्माण की दर के बराबर हो जाता है। देखिए अगर अपन इनको इस तरह से लिखें, DNH3 बटा dt बराबर DN2 बटा dt। ये बराबर कब होंगे? जब अमोनिया के विघटन की दर में मैंने क्या कर दिया? 2 का भाग दे दिया, 1/2 कर दिया। तो ये इस अमोनिया के विघटन की दर का 1/2 भाग नाइट्रोजन के निर्माण की दर के बराबर होता है। वैसे ही अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की तुलना करें, जितने समय में नाइट्रोजन का एक अणु बन रहा है, उतने समय में हाइड्रोजन के 3 अणु बन रहे हैं। तो हाइड्रोजन के निर्माण की दर नाइट्रोजन के निर्माण की दर से 3 गुनी है। तो अगर इनको अगर बराबर लिखने की कोशिश करें तो इस तरह से लिखेंगे, DN2 बटा dt बराबर 1/3 DH2 बटा dt। देखिएगा हाइड्रोजन के निर्माण की दर नाइट्रोजन के निर्माण की दर से 3 गुनी है। तो हाइड्रोजन के निर्माण की दर में 3 का भाग दे दिया तो नाइट्रोजन के निर्माण की दर के बराबर हो गई, है कि नहीं? और तीनों पर जब आपस में तुलना करें तो इस तरह से लिख सकते हैं, -1/2 DNH3 बटा dt बराबर प्लस DN2 बटा dt बराबर प्लस 1/3 DH2 बटा dt। ये एक ऐसा समीकरण प्राप्त हो गया जिसमें विभिन्न घटकों के वेगों की तुलना कर सकते हैं। अब इस समीकरण में देखिएगा, विभिन्न घटकों के जो वेग हैं उन वेगों में समीकरण में उन घटकों के गुणजों का भाग दिया। अमोनिया गुणज है 2, नाइट्रोजन का गुणज है 1, हाइड्रोजन का गुणज है 3। इन गुणजों का भाग इन घटकों के वेगों में अपन दे देते हैं। यहाँ 2 का भाग दिया, यहाँ 1 का भाग दिया, यहाँ 3 का भाग दिया। गुणजों का भाग देने पर इनके वेग बराबर हो जाते हैं। वैसे देखिए एक सामान्य
समीकरण का उदाहरण लेकर भी अपन इसको समझ सकते हैं। जैसे N1A प्लस N2B से क्या बना, M1C प्लस M2D। A का गुणज N1, B का गुणज N2, C का गुणज M1 और D का गुणज M2। पृथक पृथक रूप में अगर लिखेंगे तो ये गुणज नहीं आएंगे। जैसे अमोनिया के लिए पृथक लिखा, अमोनिया विघटन की दर, नाइट्रोजन के निर्माण की दर, हाइड्रोजन के निर्माण की दर, लेकिन आपस में तुलना करेंगे तो उन गुणजों का अपन भाग देंगे। तो इनके लिए देखिए कैसे लिखेंगे, -1/N1 dA/dt बराबर -1/N2 dB/dt बराबर प्लस 1/N1 dC/dt बराबर प्लस 1/M2 dB/dt। तो ये इनके वेगों में संबंध हो जाते हैं। अब इसका फायदा क्या है, अगर किसी एक घटक के सापेक्ष आपको वेग का मान ज्ञात है तो किसी दूसरे घटक के लिए वेग की गणना इस समीकरण या इस संबंध के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समीकरण हो गया जिसको आप आसानी से लिख सकते हैं, किसी भी अभिक्रिया के लिए लिख सकते हैं। तो ये था अपना आज का टॉपिक, केमिकल काइनेटिक्स है, कई भागों में पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कक्षा 12 में चैप्टर नंबर 4 में इसको पढ़ा गया है। बीएससी और एमएससी में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो घर पे रहिए, हाथ धोते रहिए, स्वस्थ रहिए, मेरे वीडियो देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।